आज की हमारी कहानी का विषय है परीक्षा। हरिचरण नाम का एक किसान था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी, दो बूढ़े बैल थे। उन्हीं के सहारे वह अपने खेत जोतता व बोता था। जो भी उपज होती उसी से अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। दिन जैसे तैसे कट रहे थे कि तभी दुर्भाग्य ने उस पर हमला बोल दिया। उसके बूढ़े बैल अचानक से बीमार पड़ गए। किसान और उसकी बड़ी बेटी ने उनकी बड़ी ही सेवा की, मगर तीसरे दिन बैलों की मृत्यु हो गई। किसान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह गांव के कई संपन्न किसानों के पास सहायता मांगने गया। उनके पास 3-3 जोड़ी बैल थे, किंतु किसी को उस पर दया न आई। उल्टा उन्होंने तिरस्कार कर उसे अपनी चौपाल से यह कहकर निकाल दिया, हम संपन्न हैं, जाओ अपनी बराबरी वालों से जाकर बैल मांगो। बराबरी वालों की हालत उससे बेहतर ना थी। भला उनसे उसे क्या मदद मिलती। चिंता के मारे किसान ने भोजन आदि करना भी छोड़ दिया। उसकी बड़ी बेटी कमला से पिता की दयनीय हालत देखी ना गई। एक संध्या वह अपने पिताजी से बोली, आप चाहें तो बड़ी आसानी से नए बैल खरीद सकते हैं। बेटी की बेसिर पैर की बात सुनकर किसान खींच उठा। उसे डपट कर बोला, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया है? 2 जून खाने के लिए तो जुटता नहीं है, नए बैल कहाँ से खरीद लूंगा। पिता की छींक स्वाभाविक थी। बेटी ने दांत का बुरा न मानते हुए कहा, एक तरकीब बता सकती हूँ, अगर आप उस पर अमल करें तो हमारी सब मुसीबतों से हमें छुटकारा व हल मिल सकता है। किसान बेटी की बात से हैरान हो उठा। वह उसकी बड़ी बेटी थी, कामकाज में पूरा हाथ बटाती थी। अन्य बच्चों की अपेक्षा वह अधिक बुद्धिमान व समझदार थी। उसने सोचा, बात सुनने में क्या हर्ज है। वह गुस्सा थूक कर बोला, चल सुना अपनी तरकीब। बेटी समझ गई कि पिता उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, मगर उसने परवाह किए बगैर कहा, पिताजी, आपने सुना ही होगा, ललितपुर गांव के जमींदार सेवन सिंह को शर्त लगाने का बड़ा ही शौक है। जो भी व्यक्ति उनकी शर्त हल कर देता है वह उसे 10,000 अशर्फियाँ देते हैं। आजकल उन्होंने एक नई शर्त लगाई है, आप शर्त सुनाइए, हल मैं कर दूंगी। हमें पुरस्कार मिल जाएगा तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बेटी की सेक चिल्ली सी बातों को सुनकर किसान अपनी हंसी रोक ना सका। हंसी किसी प्रकार रुकी तो वह बोला, बेटी, तरकीब तो तूने बड़ी जोरदार सोची है, लेकिन क्या तुझे यह भी पता है कि आज तक इक्के टुक्के ही सेवक सिंह की शर्त हल कर पाए हैं? तू तो उन सब के सामने एक बच्ची है। कमला ने कहा, इसका फैसला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप समय न गवाइए, फौरन सेवक सिंह के पास जाकर शर्त पूछाइए। कहीं ऐसा ना हो कि शर्त कोई और हल कर दे और हम बैठे ताकते रह जाएं। किसान ने सोचा कि जब बेटी इतना जोर दे रही है तो सेवक सिंह से जाकर मिल ही आता हूँ। शर्त हल नहीं भी हुई तो क्या नुकसान। अगले दिन वह सेवक सिंह के पास शर्त सुनने आया और बेटी से आकर बोला, किसी लड़की की 3 स्थानों से मंगनी आई। एक जगह की मंगनी लड़की की माता ने, दूसरी जगह की मंगनी उसके भाई ने तथा तीसरी जगह की मंगनी उसके पिता ने स्वीकार कर ली। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। पांवर वाली रात को तीनों स्थानों से बारातें आकर दरवाजे पर लग गई। दुर्भाग्यवश उसी रात को लड़की को सांप ने काट खाया तथा वह मर गई। लड़की के तीनों बरों में से एक बर तो लड़की की चिता के साथ ही जल मरा, दूसरे बर ने दुखी होकर अन्न जल त्याग दिया, तीसरे ने देवी की आराधना कर संजीवनी मंत्र प्राप्त किया। उस मंत्र से उसने लड़की और चिता में से उसके साथ जले बर को फिर से जिंदा कर दिया। बताओ, लड़की वास्तव में किसे मिलनी चाहिए? प्रश्न सुनकर कमला कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, उत्तर बहुत ही आसान है। जिसने उस लड़की को जीवन दान दिया वह तो उसका पिता हुआ, जो कन्या के साथ जल मरा वह उसका बावला भाई हुआ, जिसने उसके दुख
में अन्न व जल का परित्याग किया, वह उसका पति हुआ, लड़की उसी को मिलनी चाहिए। किसान ने तत्काल सेवक सिंह को अपनी बेटी का उत्तर सुना दिया। सेवक सिंह उत्तर सुनकर अचंभित रह गया और खूब प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने खजांची को बुलाकर किसान का 10,000 अशर्फियाँ प्रदान करने का आदेश दिया। अशर्फियाँ लेकर उल्लासित किसान जैसे ही घर की ओर लौटने लगा, कुछ सोचते हुए सेवक सिंह ने उसे वापस बुलाकर कहा, मैं तुम्हारी बुद्धिमान और सुशील बेटी का बहुत नाम सुना है। आज उसका प्रमाण भी मिल गया। मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यह संबंध स्वीकार है? सेवक सिंह का प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान हरिचरण को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। वह भाव बिहल होकर बोला, ठाकुर साहब, मेरे घर तो 2-2 दिन चूल्हे में आग भी नहीं पड़ती। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। भला किस मुंह से मैं अपने दरवाजे पर आपका स्वागत करूंगा। सेवक सिंह ने स्नेह से किसान की पीठ थपथपा कर बोले, भाई माना मैं पैसे वाला हूँ, तुम निर्धन, लेकिन संतान के मामले में तुम मेरी अपेक्षा अधिक संपन्न हो। सेवक सिंह की यह बात सुनकर किसान विस्मय से भर उठा। यह आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? सेवक सिंह अपने मन की पीड़ा प्रकट करते हुए बोले, ठीक ही तो कह रहा हूँ हरिचरण। तुम्हारे पास कमला जैसी बुद्धिमान और गुणी बेटी है, मेरे पास बिगड़ा हुआ बच्चलन बेटा। किंतु मुझे विश्वास है कि तुम्हारी बेटी अवश्य मेरे घर को नष्ट होने से बचा लेगी। लेकिन किसान ने संकोच पूर्वक कुछ कहना चाहा, पर सेवक सिंह ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उसे आश्वासन दिलाकर कहा, तुम चिंता ना करो, घर जाकर बेटी की ब्याह की तैयारी करो। ब्याह का सारा खर्च मेरी ओर से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। किसान के दो जैसे भाग जाग उठे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी इतने बड़े घर की बहू बने। वह खुशी खुशी बेटी के ब्याह की तैयारी करने लगा। सेवक सिंह के बेटे प्रभाकर ने जब यह खबर सुनी, उसके पिता ने दरिद्र लड़की की बुद्धिमानता पर मोहित होकर उसे अपनी बहू बनाने का निश्चय किया है, तो वह कमला पर चिढ़ उठा। वास्तव में प्रभाकर एक अन्य लड़की से प्रेम करता था, उसी से ब्याह भी करना चाहता था, किंतु घर वाले उसकी इच्छा के विरुद्ध थे। प्रभाकर ने मन ही मन कमला से बदला लेने की ठान उठी। उसने सोचा ब्याह किसी प्रकार टल नहीं सकता, किंतु कमला की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेंगे कि उसकी सारी चतुराई धरी रह जाएगी और एक दिन तंग आकर वह सदैव के लिए अपने मायके चली जाएगी, फिर चैन से दूसरी लड़की से विवाह कर लेगा। इधर किसान को प्रभाकर के मंसूबों की भनक लग गई। उसने सोचा प्रभाकर मेरी बेटी से विवाह के विरुद्ध है, अतः मेरी बेटी उनके घर जाकर सुखी नहीं रहेगी। उसने कमला को एकांत में बुलाकर सारी बातें बता दी। समझाना चाहा कि उसका सुख ही उसके लिए सब कुछ है। वह चाहे तो प्रभाकर से विवाह के लिए मना कर दे, जो भी परिणाम होगा वह भुगत लेगा। किंतु कमला ने पिताजी से कहा, पिताजी आप निश्चिंत रहिए, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कमला को यह भी खबर मिली कि प्रभाकर अपने घर में एक कुआं खुदवा रहा है। उसने तुरंत अपने घर से लेकर कुएं के तल तक एक सुरंग तैयार करवा दी। दोनों का विवाह हो गया। सेवक सिंह बहू के घर आते ही निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। पिता के घर से जाते ही प्रभाकर ने अपने तेवर बदले। उसने फौरन कमला को कुएं में डलवा दिया और उस पर कटाक्ष करता हुआ बोला, बड़ी चतुर बनती हो ना, आप चखो मजा अपनी चतुराई का। मैं कमाने परदेश जा रहा हूँ, जब लौटूंगा तो मेरे द्वारा तुम्हारे 3 पुत्र हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए तो तुम्हें इसी कुएं में जीवन प्रयत्न सड़ना होगा। फिर उसने अपने घर वालों से कहा, इसके भोजन के लिए प्रतिदिन को 2 समय का भात कुएं में भिजवा दिया करना।
प्रभाकर के परदेश रवाना होते ही कमला सुरंग के द्वारा अपने पिता के घर पहुंच गई। उसने अपने पिता से कहा, मेरे स्वामी के घर वाले रोज मेरे लिए कुएं में खाना लटकवाएंगे। आप कुएं के भीतर किसी को भेज दिया करिए, वह मेरे हिस्से का भोजन लेता रहेगा, तो मेरे घर वालों को भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं के भीतर ही हूँ। पिता को समझा बुझाकर कमला अपने पति का पीछा करते हुए प्रदेश चल पड़ी। पति जिस नगर में ठहरा उसी के घर के सामने एक मकान किराए पर लेकर वह फूल बेचने वाली के भेष में रहने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। समय व्यतीत होता रहा। इसी बीच उसे 3 पुत्र हुए। कुछ दिनों बाद प्रभाकर ने फूलवाली से कहा, मुझे अपने कुटुंब की याद आ रही है। मैं कल ही अपने घर जा रहा हूँ। ये 20,000 अशर्फियाँ रख लो, बच्चों की देखभाल के काम आएंगे। यह कहकर प्रभाकर कमाया हुआ धन साथ लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। कमला भी अपने पुत्रों समेत गुपचुप एक बंद रथ में सवार हो अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। पिता के घर पहुंचकर उसने तुरंत ही उन्हें बीती बातें बता दी और सुरंग के द्वारा अपने पुत्रों समेत कुएं में जा बैठी। प्रभाकर रास्ते में अपने मित्रों से मिलता मिलाता हुआ कुछ दिनों बाद घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने पत्नी कमला की कुशलक्षेम जाननी चाहिए। घर वालों ने बताया कुएं में उसकी पत्नी ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह कुएं से आवाज लगाकर ज्यादा भोजन मांगती है। प्रभाकर ने हैरत में पड़कर पूछा, वह किस लिए? वह कहती है कि इतने भोजन में तो एक आदमी का भी पेट नहीं भर सकता। हम तो 4-4 प्राणी कैसे जीवित रहेंगे? घर वालों की बात सुनकर प्रभाकर चकरा उठा। उसने अविश्वास से भरकर पूछा, कुएं में तो सिर्फ कमला को छोड़कर गया था, ये अन्य 3 प्राणी कहाँ से आ गए? उसके मन में तुरंत को विचार आया, कुएं में कहीं परपुरुष तो नहीं रह रहा था कमला के साथ? फिर तो मैं इस कुलक्षणी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह निश्चय कर उसने तुरंत कुछ लटोतों को बुलवाया और उन्हें कुएं के चारों ओर तैनात कर दिया। उन्हें समझा दिया कि जैसे ही उसका संकेत हो लाठियां बजनी शुरू कर देना। इसके बाद फिर उसने एक खटोला मंगवाया और रस्सियों के सहारे कुएं में उतारकर कमला को अन्य 3 प्राणियों के समेत ऊपर आने का आदेश दिया। रस्सी ऊपर खींची गई तो सारे लोग यह सोचकर अवाक रह गए कि खटोले पर कमला के साथ 3 बच्चे भी बैठे हुए हैं। प्रभाकर को लगा कि बच्चों को उसने कहीं देखा है, किंतु यह उसे अपनी दृष्टि का भ्रम प्रतीत हुआ। उसने कठोर स्वर में कमला से पूछा, ये बच्चे किसके हैं? कमला ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, स्वामी आपके। मेरे हैं? हाँ हाँ आपके। यह कहकर कमला 20,000 असरसियों से भरी थैली प्रभाकर के चरणों में रख दी। फिर उसे सारा किस्सा ज्यों का त्यों सुना दिया। उसने उसे घर की सारी चाबियां सौंपकर कहा, आज से तुम घर की मालकिन हो। और वह स्वयं भी मान मर्यादा के साथ कमला के साथ रहने लगा। ठीक ही कहा है किसी ने कि बुद्धिमान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी साहस से काम लेता है और अपने उद्देश्य में सफल भी